अब पॉइंट ये है प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर में अगर नेम से याद करना है तो फिशरी, माइनिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ठीक है, ये सब आता है। और हॉर्टिकल्चर विल आल्सो कम, जिसमें हम नेचुरली फाउंड प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। सिंस हम उसमें कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल्स को हमने मैन्युफैक्चर नहीं किया है, सो दिस इज प्राइमरी सेक्टर। मिल्क निकलेगा, दैट इज आल्सो प्राइमरी सेक्टर। लेकिन मिल्क से अगर चीज बना दोगे दैट विल बिकम सेकेंडरी सेक्टर, पता है ना सबको। सेकेंडरी सेक्टर मीन जो चेंजिंग दी फॉर्म, कुछ बना रहे हो तुम और तुम उसे फैक्ट्री वगैरह में, वर्कशॉप में, घर में ही, कॉटेज इंडस्ट्री, कहीं भी कुछ भी है, बट तुम बना रहे हो। भले ही तुमने घर में ही बनाया हुआ है, आटे से बिस्किट, घर में ही मिल्क से चीज केक बनाया है, बट इफ यू आर सेलिंग इट, उससे पैसा कमा रहे हो, देन इट विल बिकम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पार्ट। ठीक है, पता है इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो जिस चीज से पैसा मिलेगा उसी एक्टिविटी को रखते हैं। घर में केक बना के खा लिया, इट विल कम अंडर नन। समझ पा रहे हो? पैसे से रिलेटिव है ना, तो अगर केक से पैसा बेचोगे देन ओनली इट विल बी सेकेंडरी सेक्टर। कोई ये नहीं कहेगा मैम मैंने घर में केक बना के खाया, आप बताओ सेकेंडरी में इंटरेस्ट मिलेगा। इररिलेवेंट क्वेश्चन। कन्वर्टिंग आयरन ओर टू स्टील, कहाँ जाओगे? अभी अभी बताया मैंने, सेकेंडरी, बिकॉज आयरन ओर इज एक्चुअली फाउंड नेचुरली, और उसको हम उससे अगर हम स्टील बनाएंगे तो, और पता है ना, ओर इज मेन मेटल प्लस सब्सिडरी मेटल प्लस इम्प्योरिटीज। अरे पता होगा ना, जमीन से जो निकालते हैं उसको ओर बोलते हैं, ओर से एक्सट्रैक्ट करके मेटल निकालते हैं, तो आयरन ओर इज एन ओर। उससे एक्सट्रैक्ट करके बाद में आप उसे कन्वर्ट करके निकल विकल मिला के स्टील बनाओगे जब, तब इट विल बी अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी बिकॉज यू हैव चेंज्ड इट्स फॉर्म। अगला एटीएम किस चीज का एग्जांपल है? टर्शियरी। टर्शियरी, थर्ड का क्या दिया हुआ है? टर्शियरी दिया हुआ है। अरे मैं चेक करना भूल गई पहले दो क्वेश्चन। फोर्थ, सर्विसेज। मैम इसमें डाउट, मैम टैंजिबल इंटैंजिबल क्या होता है? टैंजिबल क्या होता है? वो ही नहीं पता। अच्छा। टेंजिबल का मतलब जिसे हम छू सकते हैं, इंटेंजिबल का मतलब जिसे हम नहीं छू सकते। तो फॉर एग्जांपल टॉकिंग ओवर फोन इज इंटेंजिबल ओनली ना, लेकिन अभी अगर आप मसाज कराने जाओगे तो दैट विल बी टेंजिबल। होटल वगैरह में हमें थोड़ा सा वियर्ड क्वेश्चन नहीं हो गया? नहीं वियर्ड। मैम इसका आंसर सी होगा क्या? इसका आंसर सी होगा, इसलिए ना बिकॉज सर्विसेज दो तरह की होती हैं। सम सर्विसेज आर सर्विसेज ओवर द टेली सर्विसेज, जिनको बोलते हैं फोन वाला, these are all intangible services, वो में दिखती नहीं है। एट द सेम टाइम आप कुछ चीजें हैं जो टेंजिबल होती हैं, जैसे कि आप when you go to parlor, आप मसाज वाली जगह पर जाते हो या आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, तो वहां पर जो सर्विसेज है वो टेंजिबल है बिकॉज यू आर ईटिंग दैट प्रोडक्ट। तो ये दोनों तरह की होती है, ये तो बस फर्जी क्वेश्चन है। जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज बेस्ड ऑन ऑप्शन बी। फाइनल गुड्स, करेक्ट। जीडीपी में सबको पता है कि जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है और एक होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या आता है? कंट्री ने कहीं पर ग्रॉस नेशनल इनकम। जीडीपी का मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री के अंदर जो बनी है उनकी वैल्यू। वही ग्रॉस नेशनल में बाहर भी बन सकती है, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ कंट्री की इकोनॉमी में ऐड हो जाएगी। इतना समझ लो, थोड़ा सा डिफरेंस है नेशनल और डोमेस्टिक में। लेकिन जीडीपी का मतलब ये है कि हमारी कंट्री के अंदर जो भी चीज मैन्युफैक्चर्ड हुई है ईदर बाय अस और बाय समबडी एल्स, दैट कम्स अंडर आवर जीडीपी ओनली। समझ गए? हमारी इकोनॉमी की एक्सटेंट वाइडनेस को शो करता है कि कितनी फैली हुई है। तो आपकी कंट्री का टेरिटरी के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं उसका फाइनल वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा। यानी साइकिल का फाइनल वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा, उसके पहिए वहिए में बनाने में क्या क्या लगा वो सब कुछ नहीं होता है। वो सब टैक्स का, बीच का, इंटरमीडिएट स्टेजेस में क्या क्या बना उसमें कोई वैल्यू नहीं होता है। यानी कि 1 किलो यू टेक 1 kg का आटा, ठीक है, या तो तुम उसको आटे को घर में यूज करो तब उस 1 kg का वैल्यू ऐड होगा। अगर तुमने उस 1 kg के आटे से केक बना दिया तो ये नहीं कर सकते कि 1 kg आटे का वैल्यू भी लिख लिया, 20 रुपए ये यहाँ पे खर्चा हुआ, फिर केक बना के 150 उसका भी लगा दिया, बिकॉज वो 150 जो केक का पैसा है उसमें तुम्हारा आटे का पैसा ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना, करेक्ट। तो फाइनल गुड
कि जो तुमने किसी भी चीज से जो फाइनल आइटम बनाया उस फाइनल आइटम की वैल्यू काउंट होती है केवल जीडीपी में, इंटरमीडियरी वैल्यू काउंट नहीं होती है। क्योंकि अगर इंटरमीडियरी वैल्यू काउंट करने लगेंगे तो फिर जीडीपी हमारी फॉल्स जीडीपी आ जाएगी, यानी जितना प्रोडक्ट हमने बनाया है उससे बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा। क्योंकि जब आप मार्केट में केक को बेचने जाओगे तो उसकी एक्चुअल वैल्यू 150 है, बट अकॉर्डिंग टू यू 150 प्लस गैस वैस का खर्चा 10 रुपए 160 प्लस उसके बाद आपने उसका पैकेजिंग किया 170, फिर गेहूं खरीद के लाए 200, और इस तरह से बढ़ाते चले जाओगे सारे इंटरमीडिएट का पैसा, तो एक्चुअल वैल्यू तुम काउंट कर लोगे कि मैंने तो आज 500 का केक बनाया, लेकिन जब वो मार्केट में लेने जाओगे कितने का बिकेगा, 150 का। तो आपने जीडीपी फॉल्स निकाल दी या नहीं, बताओ। तो इस तरह से सारे कंट्री में सब लोग अगर इंटरमीडिएट चीज का पैसा भी जोड़ने लगे तो फिर लोग बोलेंगे एंड में कि भाई जीडीपी आनी चाहिए थी 3 ट्रिलियन, पहुंच गई 50 ट्रिलियन। वो से हमारा कैलकुलेशन पूरा गलत हो जाएगा कंट्री का, क्योंकि हम जो फाइनल चीजें बनाते हैं उसमें ऑलरेडी सारी चीजों के प्राइस इंक्लूडेड होते हैं। अरे होते हैं कि नहीं होते हैं? यस मैम। तो कोई फायदा नहीं होगा, ये बेवकूफी वाला कॉन्सेप्ट है। इसलिए जीडीपी हमेशा याद रखना है कि जो भी चीज बनती है वो उसकी फाइनल वैल्यू में सब कुछ ऑलरेडी काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल केक वाले केस में ही देखो तो केक 150 अचानक से नहीं हो गया। केक 150 का इसीलिए मिला क्योंकि उसमें गैस लगा, चूल्हा लगा, आटा लगा, अवन का पैसा, बिजली का पैसा, सब कुछ मिला के तो तुमने उसका वैल्यू 150 डिसाइड किया ना। फिर उसके बाद अलग से इंटरमीडिएट पैसा जोड़ने का कोई मतलब नहीं। इसीलिए फाइनल वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को याद रखना। टोटल वैल्यू कोई अगर लगा करके आएगा बहुत पिटेगा, बहुत पिटेगा। टोटल वैल्यू नहीं लिखना है। मनरेगा 100 days. 100। सबको पता है मनरेगा मतलब 100 डेज। मैम विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन, हाँ का आंसर पीछे गलत दिया हुआ है क्या? अच्छा मैंने चेक करना भूल गई, सॉरी सॉरी। इसका आंसर गलत दिया है। फिफ्थ का बी कर लो, गलत दिया है। टोटल वैल्यू नहीं होता है, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है। और फाइनल भी नहीं, फाइनल मॉनेटरी वैल्यू। 7. Which of the following profession belongs to tertiary sector of economy? Teacher. टीचर। टीचर। क्यों? बाकी लोगों में क्या प्रॉब्लम है? मैम एजुकेशन टर्शियरी में काउंट होता है क्योंकि वो सर्विस है। करेक्ट। फैक्ट्री वर्कर तो फैक्ट्री में जाके काम करके कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो इज एक्चुअली डूइंग अ जॉब, नॉट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज, और जॉब वो भी मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, सी सेकेंडरी है, ए और बी प्राइमरी है, ए और तो बी डी बचा। प्राइमरी है। करेक्ट। रीड द गिवन स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मैम डी। डी। लीड्स टू स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, कल्चर, डिजीजेस। सही लग रहा है? इट इज ओनली वे ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। क्या ये बात सही है कि अगर ग्लोबलाइजेशन होगा तभी कंट्री का डेवलपमेंट होगा? स्टूपिडिटी है फिर तो। आत्मनिर्भर मैम एक भारत की बात ही सपोर्टिंग नहीं करनी फैक्टर है चाहिए। बस। हाँ, आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी दिन भर चिल्लाते रहते हैं उसका मतलब यही है कि कंट्री सेल्फ कंजम्पशन इकोनॉमी बनता जाए, क्योंकि कंज्यूमर भी हमारे यहाँ बैठे हैं, प्रोड्यूसर भी हमारे यहाँ बैठे हैं, तो क्या जरूरत है बाहर? जरूरत तो तब है बाहर की जब आप प्रोड्यूस ज्यादा करते हैं, कंज्यूम कम करते हैं, तो आपका सामान बच जाता है, तो आपको बाहर भेजना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये अकेला वे नहीं है। इकोनॉमी खुद एक सपोर्टिंग फैक्टर है। ग्लोबलाइजेशन ट्रेड को बढ़ाने के लिए कि आपका सामान अगर आपके कंट्री के लोग नहीं खरीदते तो चलो पड़ोसी भी खरीद लेगा। मौका में दे दिया पड़ोसी को भी आपने, या तुमको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल गई कि नहीं तुम एक कंट्री में नहीं 10 कंट्री में सामान बेच लो, क्योंकि हो सकता है तुम इतना घटिया बनाते हो कि तुम्हारी कंट्री में कोई नहीं खरीदना चाहता। तो ग्लोबलाइजेशन ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देता है, बट ये अकेला तरीका नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी कंट्री का करने के लिए। एक्चुअली अगर ये तो एक पार्ट है, अगर कोई ये बोल दे कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है कंट्रीज का, तो ये बात ज्यादा सही है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में अभी तक इतनी चीजें डेवलप नहीं हुई हैं कि वो वर्ल्ड क्लास लोगों से कॉम्पीट कर सके। तो इस चक्कर में जो बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो पूरा मार्केट कैप्चर कर ले रहे हैं। जैसे अमेजोन ने इंडिया कैप्चर कर लिया है पूरा ई कॉमर्स, और उसके अलावा ये बाइजूस और पेटीएम जिसमें इतना स्टेक चाइना का है, उसने पूरा डिजिटल मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ है। तो इतनी सारी चीजें बाहर के लोग हमारे में इन्वेस्ट करके हमारा स्टेक्स लेते चले जा रहे हैं कि उससे हमारा नुकसान ज्यादा हो रहा है। एक तरह का हमारे एसेट सब सारे उनके हो गए हैं। कल को सारी चीजें वो अगर चाहेंगे तो हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है। वो कहेंगे कि नहीं हम ओनर है, तो रियल ओनर उसका है ना जिसका स्टेक है कंपनी में।
तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से बाहर की जो रिच एमएनसीज हैं वो इंडिया की छोटी छोटी कंपनीज को कैप्चर कर रही हैं, जैसे बिग शार्क ईटिंग स्मॉल फिश वाला काम हो रहा है ना, जैसे आकाश को कैप्चर कर लिया गया, मेरिटेस को कैप्चर कर लिया गया, नाउ बायजूस इज कैप्चरिंग ऑल ऑफ इट, बट फ्रॉम वेयर द बायजूस इज गेटिंग फंडिंग, ये भी तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो और जिस तरह अन अकेडमी में फेसबुक ने फंडिंग दिया ना, फेसबुक इज अ कंपनी ऑफ यूएस, अब भी अन अकेडमी पूरा इधर उधर का मार्केट अगर कैप्चर कर ले, कोटा ये वो, तो वो सब हमारा ओरिजिनली इंडिजिनस चीज है। सेम चीज तो अंग्रेज करके गए, हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बर्बाद करके इंग्लैंड का कपड़ा यहाँ दिया उन्होंने। तो ये एक तरह की थिंकिंग है जो उल्टी ज्यादा काम कर रही है गरीब कंट्रीज के केस में। अमीर कंट्री का तो फायदा ही कर रही है क्योंकि उनको ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनके यहाँ के जो इंटरनल कंज्यूमर्स हैं वो सब लोग ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, तो उनको दोबारा जरूरत नहीं है उस मार्केट की, समझ गए, बिकॉज एक टाइम के बाद सैचुरेशन आ जाता है, आप कितना टीवी कितना फ्रिज खरीदोगे। बट गरीब कंट्री में अभी तक लोग कूलर में है तो उनको फ्रिज टीवी का जरूरत है, तो वहां का मार्केट कैप्चर करके अपना सारा सामान वहां डंप कर दिया। तो ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली इनइक्वालिटी ज्यादा क्रिएट कर रहा है। तो इट इज नॉट दी ओनली वे ऑफ फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर जो मैंने बोला इस तरह का कोई सेंटेंस आ जाता है तो वो भी करेक्ट, वो ज्यादा करेक्ट हो जाएगा। तो पहला तो गलत है। दूसरा, इट इंटरलिंक्स ओनली प्रोडक्शन बेस्ड एक्टिविटीज, ये क्या बात है? ग्लोबलाइजेशन में सबसे ज्यादा तो मुझे सर्विसेज ही दिख रही है इधर उधर, आईटी सर्विसेज, ये सर्विस वो सर्विस। इट इज मोर प्रोमिनेंट इन केस ऑफ सर्विसेज, क्योंकि एक तरह से शिप से या एयरक्राफ्ट से सामान ला के कहीं बेचना तब भी ज्यादा महंगा है, कस्टम ड्यूटीज ये वो लगता है, बट इन केस ऑफ सर्विसेज ये तो बहुत फ्री है, इजी है। इट हैज ऑलवेज गिवन ओनली पॉजिटिव रिजल्ट। बताओ, अभी भी बताया, बताओ। नो मैम। गलत है, तो फिर एक ही बचा कि ये बात जरूर है कि ग्लोबलाइजेशन से एक फायदा हुआ है कि जैसा कपड़ा पड़ोसी भी पहनता है वैसा कपड़ा तुमने भी देख लिया कि इसका अच्छा लग रहा है, मैं यही पहनूंगा। जैसा आईफोन वो लेके घूम रहे हैं, तुमने देख लिया, तुमको बढ़िया लगा कि मैं भी यही पहनूंगा, मैं भी यही खरीदूंगा। तो स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, स्प्रेड ऑफ कल्चर तो हो ही रहा है, और डिजीज भी हो ही रहा है, वरना कोरोना कैसे आता है? और ग्लोबलाइजेशन की वजह से तो आ रहा है। तो डी करेक्ट है, चलो भाई। और वहां पे ही ज्यादा आ रहा है जहां पर लोग जहां से ज्यादा जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल केरला और महाराष्ट्र, दोनों जगह से ऑल ओवर वर्ल्ड में कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग यूरोप जाते हैं यहाँ से, तो इसी वजह वहां पे ज्यादा ही आ रहा है। तो ये तो प्रूव भी हो गया। पब्लिक हेल्थ इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, पब्लिक हेल्थ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सेक्टर की। जहाँ पे पब्लिक लग जाता है ना वो सब गवर्नमेंट का ही होता है, क्योंकि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक गुड्स का मतलब जो गुड्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी ना, जैसे ये ट्रेन हो गई, समझ रहे हो ना? पब्लिक गुड्स का मतलब सबका है, आम आदमी का अधिकार है उसका। उसी तरह पब्लिक हेल्थ मतलब इन जनरल हेल्थ जो है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्राइवेट सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल अपने लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, उनका मन करेगा तुमको देखें, उनका मन नहीं करेगा तुमको नहीं देखें, और फ्री में तो देते नहीं, पैसा लेते हैं। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड हिडन Disguise. हिडन का मतलब छुपा हुआ है, मुझे दिख नहीं रहा। तो छुपा कैसे हो सकता है जब तुम्हें सामने से लग रहा है कि ये बंदा एम्प्लॉयड है? ये डिस्गाइज्ड में होता है, हमने पहले से ही देखा है। डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? जहाँ काम है 4 लोगों की जरूरत है, जहां पर वहां पर 10 लोग काम कर रहे हैं, तो 6 लोग केवल नाम के लिए काम कर रहे हैं। वो बोल तो रहे हैं कि हम कर रहे हैं काम, लेकिन एक्चुअली में उनकी प्रोडक्टिविटी 4 लोगों के बराबर ही है। तो अगर 10 लोगों की प्रोडक्टिविटी भी सेम है, 4 लोगों की प्रोडक्टिविटी भी सेम है, तो कोई 6 तो अनएम्प्लॉयड ही है ना उसमें, वो कुछ नहीं कर रहे हैं और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम तो पैसे से काउंट करेंगे। तो 4 लोगों ने जितना तुमको खाना बना के दिया, 10 लोगों ने भी उतना ही खाना बना के दिया, तो व्हाट इज द पॉइंट अगले 6 का? ये चीज कहाँ देखने मिलती है? एग्रीकल्चर में। इंडियन एग्रीकल्चर में किसान बहुत सारे हैं, लेकिन जमीन का जो फ्रेगमेंटेशन की वजह से टुकड़ा काफी कम है। तो परिवार के 8-10 लोग खेती कर रहे हैं, लेकिन एक अकेला बंदा भी करता तो भी वो खेती से उतना ही उगा लेता। तो टेक्निकली जो परिवार के 6-7 लोग बच गए, वो सब क्या है? वो सब अनएम्प्लॉयड है, वो बस दिख नहीं रहे हैं इकोनॉमी में। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कभी कभी डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा हो जाता है कि पता ही नहीं चल पाता है। एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट रेट 50% होता है और डिस्गाइज की वजह से हमें 100% दिख रहा होता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में हिडन अनएम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं सकता है, बिकॉज ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में सारी की सारी पीपीएफ स्कीम और क्या बोलते हैं सैलरी स्लिप और नेट पर अब तो सब कुछ अवेलेबल है, आईटी कंपनीज और बाकी ऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा। तो वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट हिडन पॉसिबल ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट हिडन एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन ये अनएम्प्लॉयमेंट है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चरल तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है। आपने 2-3 साल किसी को नौकरी दी, फिर उसकी नौकरी वापस छीन ली, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, नौकरी खत्म।
तो ये अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, बट कॉन्ट्रैक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कोई चीज होती नहीं। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट होता है जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो वो बंदा फिर से अनएम्प्लॉयड हो गया। टर्शरी सेक्टर कोई सेंस नहीं बनता है। टर्शरी सेक्टर के मतलब क्या, इतनी सारी सर्विसेज है, ऑर्गेनाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है, पता करना पड़ेगा, तब पता लगेगा कहाँ एम्प्लॉयमेंट हिडन है कहाँ नहीं। तो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरा नाम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी है। डू यू ऑल एग्री? अरे समझ आ रहा है तुम लोगों को कि मैं बस ऐसे ही बोल Yes, जाती हूँ। Yes, ma'am. 11 मैम एक चीज कंफर्म करनी थी, 9th का आंसर पीछे गलत है क्या? अच्छा मैं आंसर देता हूँ। 9th का आंसर सी। हाँ ऑब्वियसली गलती है। पब्लिक हेल्थ तो रिस्पांसिबिलिटी प्राइवेट सेक्टर का नहीं ना। यस मैम। मैम Ninth क्योंकि का जब आंसर मैं कर रही थी तब मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे थे जिसके मुझे आंसर्स पीछे गलत लग रहे थे। 9th गलत है, उसके पहले जीडीपी Fine. भी गलत है। फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, टोटल वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, अगला है नेम वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। public, private. Public, private. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी मतलब प्राइवेट, पब्लिक इकोनॉमी एंड प्राइवेट इकोनॉमी। From where the employment and unemployment figures are taken to study the data. NSO, Niti Aayog. नीति आयोग। हाँ, NSO is also an agency for survey, but unemployment से related काम नहीं। मैम इसका आंसर मेरे ख्याल से NSO था। ये बुक में जो फर्स्ट पेज है वहाँ पे नोट टू टीचर्स करके पेज में उन्होंने लिख रखा है कि ये फिगर इस जगह से उन्होंने ले रखा है। हाँ तो फिर तो ठीक ही है। मुझे लगा कि बुक में क्योंकि मैम, हाँ बेटा बुक में ये भी लिखा है कि मतलब जहाँ पे मनरेगा के बारे में लिखा है उसी के मतलब दूसरे साइड में लिखा है कि मतलब उसने एजुकेशन सेक्टर में ऑलमोस्ट 20 लाख जॉब्स मतलब उसने एस्टिमेट करे हैं कि हो सकते हैं। तो मैम मुझे लगा कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट भी इसी से होगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने इसलिए नहीं बोला बिकॉज आई एम नॉट वेरी गुड विद द फैक्ट्स कॉन्सेप्ट्स। तो मुझे लगा शायद पढ़ा है तुम लोगों ने। एनएसओ मुझे इसलिए पता है बिकॉज एनएसओ इज ऑफिशियल एजेंसी। इंडिया में जितना भी डेटा होता है यही कलेक्ट होता है। सो दी ओनली गेस जो मेरे लिए करेक्ट है वो ये। नीति आयोग ऑल्दो एक थिंक टैंक है, अगर तुम लोगों को नहीं पता। जैसे पहले प्लानिंग कमीशन का नाम सुना है क्या? प्लानिंग कमीशन का ना काम होता था, इंडिया जब से आजाद हुआ है तब से हर 5 साल पे प्लानिंग कमीशन बैठता है। वो 5 ईयर प्लान बनाता है कि 5 साल में हम किस चीज पे फोकस करेंगे। अभी एग्रीकल्चर डेवलप करेंगे, इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, सड़कें बनाएंगे। तो प्लानिंग कमीशन का काम केवल प्लान करना होता था, उनके पास कोई डेटा वेटा नहीं होता था। अब जब से मोदी जी आए हैं तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को हटा दिए और उसकी जगह नीति आयोग बैठा दिया है। नीति आयोग एक तरह से एक बॉडी है जो थिंक टैंक की तरह काम करती है, वो सोचती है वहां बैठकर। तो इनके पास भी डेटा रहता है थोड़ा बहुत, बट इंडिया का जो मोस्टली सर्वे होता है, चाहे एम्प्लॉयमेंट को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, चाइल्ड को लेकर के, चाहे फॉरेस्ट, मतलब ऑलमोस्ट हर तरह का डेटा तुम्हें यहाँ मिल जाए एनएसओ। तो एनएसओ इज करेक्ट। ठीक है, बस ये याद रखो Okay. एजेंसी जहां पर, इसके अलावा एक दो एजेंसी और है बट तुम्हारे काम। What are the groups of classification of economy? Sectors. Sectors. When we provide a good by exploiting natural resources. Primary sector. Primary. ठीक है, which activities चेक करते चलो भाई, बाकी लोग एग्जाम आइडिया को चेक करते चलो। which activities come under the agriculture and related sectors? Dairy. डेयरी। ठीक है, एग्रीकल्चर और रिलेटेड, यानी एग्रीकल्चर प्लस अलाइड। सुना है ना कभी मिक्स्ड फार्मिंग, जहाँ पर फार्मिंग भी की जाती है और अलाइड सेक्टर उसमें से जुड़ा हुआ होता है। खेती से हमेशा जुड़ा, गाय भैंस को, गोबर को खेती से जोड़ करके ही देखा जाता है। तो रिलेटेड एग्रीकल्चर से, क्योंकि एग्रीकल्चर जो चीज आती है वो मिल्क एनिमल खाते हैं, फिर उससे मिल्क पैदा होता है। तो अलाइड एक टर्म है जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई सर्विसेज के लिए यूज होता है। डेयरी इज वन ऑफ देम। लेकिन वैसे मिनरल एक्सकवेशन प्राइमरी सेक्टर ये में सब आएगा। प्राइमरी है लेकिन एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं। कॉटन मैम फाइबर, सी और मैम सी सेकेंडरी लग रहा था मुझे। यूजिंग कॉटन फाइबर कहाँ यूज कर रहे हैं? कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट, प्लांट से कॉटन फाइबर को यूज करना, ये तो सेंटेंस भी नहीं बना। लेकिन अगर प्लग करना है तो एग्रीकल्चर ही है, क्योंकि कॉटन फाइबर, ठीक है चलो इसको मैन्युफैक्चरिंग ले लो अगर यूज ही कर रहे हो। सेलिंग तो ये तो टर्शरी हो गया।
लेकिन जो मिनरल एक्सकेवेशन है दिस इज आल्सो प्राइमरी, बट डेयरी इज कम अंडर द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का अलाइड सेक्टर में डेयरी आता है। अरे समझ रहे हो, डेयरी का जो रिलेटेड सेक्टर है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर इज डेयरी। अरे हाँ हाँ बोलो भाई। मैम Yes, ma'am. यस हम मैम। समझ गए। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ मैम मगर एनसीईआरटी में लिखा था कि प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। अरे वो एग्रीकल्चर रिलेटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राइमरी में एग्रीकल्चर आता है और उससे रिलेटेड सेक्टर्स आते हैं। ऐसे प्राइमरी सेक्टर को तो मोस्टली एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। क्या सारा केवल एग्रीकल्चर का ही काम होता है? नहीं, मछली पालन भी कर लेते हैं हम लोग, उसमें उसमें खेती वेती भी कर लेते हैं, उसके अलावा मिनरल भी एक्सकेवेट कर लेते हैं। तो जो भी चीज हम बेसिक डेफिनेशन ये है जो रॉ फॉर्म में यूज हो सके। अब सबसे ज्यादा जो काम इंडिया में होता है प्राइमरी सेक्टर में वो है एग्रीकल्चर, इसलिए उसका एक कॉमन टर्म ऑल्सो नोन एज ए बना दिया। तो एग्री यहाँ पर क्वेश्चन ये है ही नहीं, क्वेश्चन ये है कि प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर प्लस अलाइड कहते हैं। हाँ कह देंगे, क्या दिक्कत है, इंडिया में कहते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन सा सेक्टर है? तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इज डेयरी, क्योंकि एग्रीकल्चर और डेयरी को मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। अरे समझ रहे हो, बताया है 9th में, 10th में भी बताया गया। कोई ये सोच रहा होगा कि ये जानवर कैसे आ गए एग्रीकल्चर से रिलेटेड। फार्मिंग में एक टर्म है जो कि वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड टर्म है, उसका नाम है मिक्स्ड फार्मिंग, जिसका मतलब होता है एग्रीकल्चर प्लस पशुपालन। समझ रहे हो? तो ये उस वजह से पूछा हुआ है कि एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड सेक्टर में क्या आएगा, तो उसमें डेयरी आएगा। एग्रीकल्चर में मिनरल एक्सकेवेशन तो नहीं पॉसिबल है ना। एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ सेक्टर केवल डेयरी सेक्टर है। ये बहुत फालतू क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन अगर फालतू पूछ ले कभी तो एलाइड में हमेशा याद रखो कि एग्रीकल्चर के साथ डेयरी आता है। मैम आपने वो 15th क्वेश्चन में सी ऑप्शन के आगे क्या लिखा है? मैन्युफैक्चरिंग। ओके मैम। उन्होंने तो कन्विंस किया कि यूज कर रहे हैं कॉटन फाइबर, अगर उगाते कॉटन प्लांट तो मैं तो इसको भी प्राइमरी में रख लेती, लेकिन उन्होंने यूजिंग टर्म लिख दिया शायद इसीलिए सी गलत भी है। ठीक है, वरना खुद एग्रीकल्चर ही हो जाता है। 16th, व्हाट इज अ सेकेंडरी सेक्टर? बी। एक्टिविटीज जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज करके दूसरे फॉर्म में कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है, यही तो करते हैं सेकेंडरी में, क्योंकि ये नेचुरल फॉर्म को अगर चेंज नहीं करेंगे तो वो प्राइमरी ही रहेगा, है कि नहीं? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। चेंज कर देंगे तो ही हो पाएगा। अगर नेचुरल फॉर्म को एज इट इज यूज करने लग जाओ तुम तो वो कभी हो ही नहीं पाएगा सेकेंडरी। एक्टिविटीज बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये है मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये है दे प्रोड्यूस एक्चुअल गुड। ये जो थर्ड वाली डेफिनेशन लिखी किसकी है? ये टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर की डेफिनेशन है कि ये खुद कोई गुड प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन ये सपोर्ट करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस को। सपोर्ट कैसे करेंगे? टर्शरी के थ्रू, बिकॉज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के थ्रू सपोर्ट करेंगे। कोई सामान बना दिया लेकिन मार्केट कोई ले जाने वाला ही नहीं है, तो सपोर्ट बेस नहीं है ना तुम्हारे पास। वेयर हाउस स्टोरेज नहीं है तुम्हारे पास, तो स्टोरेज फैसिलिटी इज ऑल्सो सर्विस सेक्टर का पार्ट। अगर वो तुम्हारे पास नहीं है तो भी तुम्हारी कोई दिक्कत है। तो जो एक ऐसा सेक्टर जो खुद प्रोड्यूस तो नहीं करता है लेकिन प्रोडक्शन के प्रोसेस को सपोर्ट करता है, वो टर्शरी सेक्टर है। कोई गलती से प्राइमरी ना समझ ले। प्राइमरी तो ओरिजिनेटर है, प्राइमरी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? रॉ मटेरियल। किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। सपोर्ट का काम उसका नहीं है। सपोर्ट का मतलब जो बंदा साइड में बैठा हुआ, तुमने सामान बनाया, कोई ट्रक चला के ले जाए, वो है सपोर्ट। तुम्हारे मार्केटिंग कर दे, बेच के प्रॉफिट तुमको दे दे, टेलीफोन पे ऐप वगैरह पे लॉन्च करके तुम्हारा बिग मार्केटिंग कर दे, वो सब है सपोर्ट बेस। तो वो आता है टर्शरी में। मिनरल एक्सकेवेशन इज अगेन प्राइमरी। 17, इंडस्ट्रियल। शुगर केन को रॉ मटेरियल यूज करके शुगर बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, चलो सब कुछ बना दिया। तो ऑब्वियसली दूसरा नाम इन्होंने लिखा हुआ है, प्राइवेट कोई मतलब नहीं है। सेक्टर 3 मैन्युफैक्चरिंग यानी प्रोडक्शन के बेसिस पे सेक्टर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ओनरशिप के बेसिस पे सेक्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, प्राइवेट पब्लिक, और तीसरा भी आ गया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो जाती है तीनों। बट यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा है। रॉ मटेरियल के बेस पे अगर होगा तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। या तो तुम उसे रॉ फॉर्म में यूज कर रहे हो, सीधा जमीन से लेके नेचुरल रिसोर्सेज को लेके, जैसे फॉरेस्ट्री हो गया, उसका कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं करते हैं। अगर फॉरेस्ट्री में से तुम लेकर के पेड़ वगैरह सोफा बना दोगे तो ऑब्वियसली कैप्टिव आ जाएगा। फॉरेस्ट्री इन जनरल इज प्राइमरी, क्योंकि उसका और कोई पर्पस नहीं है। फॉरेस्ट्री में बहुत सारे लोग केवल फॉरेस्ट्री करने के लिए फॉरेस्ट्री करते हैं।
एक्चुअल जो चीज यूज होती है वो एग्रीकल्चर है, जैसे सामान उगाते हैं घर के लिए सब्सिस्टेंस यूज कर लेते हैं, दैट आल्सो कम्स इनटू प्राइमरी। उसके अलावा फिश की मीट में हम फिश पकड़ लेते हैं, माइंस में और निकाल लेते हैं, ये सब चीजें जो हम यूज करते हैं, तो ये सब प्राइमरी है। उसके अलावा टर्सरी पता ही है, इंडस्ट्रियल का दूसरा नाम मैन्युफैक्चरिंग है। 18 टर्शरी, नेम द वन फंक्शनिंग एक्टिविटी ऑफ टर्शरी सेक्टर। क्या नाम है, कौन सी एक्टिविटी है? डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज से ये एसोसिएटेड हो सकता है। और मैम आपने शायद 18 स्किप कर लिया। यस अच्छा मैम, अच्छा 18 का आंसर बताओ। मैं पढ़ नहीं रही हूँ, टर्शरी, जो को डाउट है वो बताओ, फैक्चुअल क्वेश्चन हम नहीं पढ़ूंगी। टर्शरी ठीक है, सबको सही लग रहा है? अभी भी बताया यस है मैम, इसका डेफिनेशन। 19 फंक्शनिंग ए, एक्टिविटी ऑफ टर्शरी। अब हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ डाउट वाले? अभी तक तो सारे ही कर रही थी। 18 19 बताओ पहले, 20 के बाद फिर देखते हैं, जो इजी लगेगा वो ए, फंक्शनिंग एक्टिविटी से क्या मतलब है? अच्छा टर्शरी एक्चुअली क्या काम करता है? अच्छा फंक्शनिंग एक्टिविटी का मैम, मतलब है कोई काम का एग्जांपल तो जो टर्शरी करता है। तो ये सब तो डेफिनेशन का पार्ट है आई थिंक, ये तो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है। प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी नहीं करता है। ग्रेजुअली बिकम एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज, ये वो डेफिनेशन है टर्शरी की। फंक्शन एक ही है जो ए में लिखा हुआ है, यही फंक्शन। 20th में किसी को डाउट है? नो मैम, सर्विस सेक्टर का नाम पता है सबको, टर्शरी होता है। 21 में कोई डाउट है? सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द थ्री सेक्टर्स व्हाट इज कॉल्ड? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी, करेक्ट, जीडीपी। तीनों सेक्टर मिलकर के जो हमको देंगे वही तो जीडीपी बनेगा। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज डी, बताओ। सी, Value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production. Net क्यों देगा? Of the sector for that year total production देगा ना बेटा, जब तीनों का ऐड कर दोगे तो। ये तो डेफिनेशन है जीडीपी की, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। समझ गए? तो पीछे वाला क्वेश्चन जो फर्जी था जिसमें गलत था उसके बात है, तो ये जीडीपी का डेफिनेशन है कि वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर। तीनों को जोड़ दोगे तो टोटल प्रोडक्शन मिलेगा ना तुमको। ओहो, कौन डी बोल रहा है? अब मैंने डी टिक किया है। हाँ, मैंने भी। यहाँ बताना हम पड़ेगा। क्योंकि उसमें ग्रॉस लिखा है तो सीधा कर। यस मैम। मैम बाकी सारे तो कंफ्यूज कर रहे थे, तो ग्रॉस के वजह हम से। वैसे तो टोटल नेट का एक ही मीनिंग है, फिर बीबीओ अगर आप सीख के रहो। मैम बुक में टोटल लिखा है। एक मिनट रुको। नेट तो मुझे पता है बट टोटल एंड ग्रॉस का कोई डिफरेंस मुझे तो नहीं पता। मैम बुक में टोटल है, चेक किया मैंने अभी। एक मिनट रुको। ओके, नेशनल भी नहीं दिया है। चलो मैं तुम लोगों को एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, यहाँ पर खुद ध्यान से सुनो। अभी मैंने बोला भी था कि शायद मैं बताऊंगी बट मैंने बताया नहीं, मुझे लगा आएगा नहीं, बट ये आ गया है। दिस इज वन थिंग इज कॉल्ड जीएनपी एंड अनदर थिंग इज कॉल्ड जीडीपी। ठीक है, जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में बस कुछ और नहीं है, जितना हमने अभी देखा है ना कि सारे सेक्टर हमने कंट्री में जो प्रोड्यूस किया, कंट्री के अलावा नेशनल में कभी बाउंड्री नहीं होती है। यानी कि कंट्री के सिटीजन ने कितना प्रोड्यूस किया इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन। अगर कंट्री का कोई सिटीजन यूएस में बैठ करके पैसा अच्छा आईटी कंपनी में कमा रहा है तो वो भी जीएनपी में काउंट हो जाएगा। समझ गए? तो जीडीपी प्लस फॉरेन इनकम, जीडीपी के अलावा फॉरेन से जो इनकम आ रही है वो सब मिल करके जीएनपी हो जाता है। अब इन्होंने जब ग्रॉस पूछा है तो ये ग्रॉस प्रोडक्शन उस सेक्टर का तब मिलेगा जब आप नेशनल में से काउंट करेंगे, इसलिए ये गलत है। लेकिन यहाँ पर इन्हें ग्रॉस के आगे नेशनल भी देना चाहिए। ग्रॉस समझ रहे हो क्या मतलब होता है? जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक, जो हमने घर में पूरी कंट्री में बनाया है। एक तरह से वो तीनों सेक्टर्स का समेशन होता है, इसीलिए उसको टोटल भी बोलते हैं। समझ गए?
फॉर एग्जाम्पल हमने अपनी कंट्री में 10 एग्रीकल्चर, 10 मैन्युफैक्चरिंग और 10 टर्शरी, तीनों से 30 रुपए कमाए। अब तीनों को अगर हम करेंगे तो ये बताओ टोटल 30 रुपए है या जीडीपी 30 रुपए है? बराबर है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक भी 30 रुपए है और ग्रॉस टोटल भी 30 रुपए है। अरे समझ गए? यस मैम। तो ये यहाँ पर तुम चाहे टोटल बोलो या ग्रॉस बोलो, बात एक ही है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बेटा 30 रुपए है, तो क्या बोलोगे? कि नहीं मैम ये 30 रुपए में हमें ये देखना पड़ेगा कि बाहर से हमने 10 रुपए 20 रुपए हो सकता है कमाए हो यूएई में रहकर दिया कहीं, तो टोटल 40, फिर हमें 30 में फॉरेन का अर्निंग भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो भी इंडिया के सिटीजन ने कहीं रह के कमाया है। तो आई थिंक ये उस सेंस में डी लिखा हुआ है, लेकिन ये कभी लिखा नहीं जाता है। जीडीपी मतलब टोटल समेशन 1 2 3 तीनों सेक्टर्स को जब तुम ऐड कर दोगे उसके बाद जो तुमने फाइनल गुड, देखो जीडीपी के 2 डेफिनेशन होते हैं, इसलिए पीछे वाले क्वेश्चन से भी कंफ्यूज नहीं होना है। पहला डेफिनेशन होता है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इनको हम जब ऐड कर देते हैं तो हमारी जीडीपी मिलती है। दूसरा होता है टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल दी सेक्टर्स इन अ कंट्री इन अ ईयर, एक साल में एक कंट्री में सारे सेक्टर्स ने जितना प्रोड्यूस किया है कंट्री की बाउंड्री के अंदर, वो जीडीपी होता है। और उसके अलावा एक और जीडीपी का मतलब होता है कि सिंस तुमने जितना प्रोडक्ट एक कंट्री में एक साल में प्रोड्यूस किया है उसका कोई मनी वैल्यू रहा होगा, वो सारे मनी वैल्यू इज नियरली इक्वल टू योर नेशनल इनकम। पढ़ाए गई? तो 3 तरह से जीडीपी को याद रखना है। सबसे ज्यादा जो चलता है दैट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ ईयर, तीनों सेक्टर्स की। दूसरा है टोटल प्रोडक्ट, सारे सेक्टर्स के, तीनों सेक्टर्स के प्रोडक्ट को अगर ऐड कर देंगे तो भी जीडीपी बनेगा। समझ रहे हो? यस केवल इस मैम। क्वेश्चन में इसीलिए ग्रॉस नहीं है, वरना जीडीपी का मतलब ग्रॉस ही होता है, लेकिन इन्होंने ग्रॉस प्रोडक्शन, सिंस जीएनपी में भी ग्रॉस होता है और जीडीपी में भी ग्रॉस होता है। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी का मतलब है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो हमें ये नहीं पता है कि ये वाला ग्रॉस किस सेंस में यूज किया है। अरे समझ रहे हो? यस मैम। इसीलिए सी इज मोर करेक्ट। एक बार जीएनपी वाला चीज भी याद रख लेना, जीएनपी में कुछ ज्यादा नहीं है। जीएनपी का मतलब है इंडिया के सिटीजन ने कितना पैसा कमाया, चाहे कंट्री के अंदर रहकर और चाहे कंट्री के बाहर रहकर। 23 टर्शरी शरीर टर्शरी, और इसका पीछे आंसर सेकेंडरी दिया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल प्रोडक्ट, इंपॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट तो बेटा सेकेंडरी सेक्टर में होता है, लेकिन ग्रेजुअली इंपॉर्टेंट तो टर्शरी बना है। हम प्रोडक्शन भी दे रहे हैं। प्रोडक्शन दिया हुआ है, ये भी लाइन एज इट इज दी एनसीईआरटी। यस मैम। टर्शरी के लिए, सेकेंडरी के लिए तो सेकेंडरी वैसे भी करेक्ट होना चाहिए क्योंकि मुझे लगा टर्शरी के लिए दिया हुआ है। सेकेंडरी इसलिए करेक्ट होना चाहिए क्योंकि प्रोडक्शन की बात की ना बेटा उन्होंने। प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट के लिए कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा जरूरी है बताओ? सेकेंडरी। सिंपल क्वेश्चन है। व्हिच वन इज अ प्राइमरी ऑक्यूपेशन? फ्लावर कल्टीवेटर। मिल्क वेंडर क्यों नहीं होगा? हम वो सर्विस दे रहा टर्शरी हो है, जाएगा, सर्विस वो दे रहा है। ट्रांसपोर्टेशन हो गया। करेक्ट, वो ले लेके घूम रहा है चारों तरफ, तो एक तरह से वो सर्विस दे रहा है, कल्टीवेट तो कर नहीं रहा। मिल्क, मिल्क प्रोड्यूसर होता तो क्या हो जाता? प्राइमरी। बास्केट वीवर सेकेंडरी है, टेलर भी टर्शरी है। टेलर भी सर्विस दे रहा है, वो कपड़ा बनाता नहीं है, कपड़े से वो कोई ड्रेस बना कर देता है। ना ना, टेलर इज सेकेंडरी, सेकेंडरी सेक्टर। टेलर भी, टेलर क्या होगा? टेलर क्या होगा? मैम मेरे ख्याल से टर्शरी होना चाहिए। टर्शरी होना चाहिए करेक्ट, क्योंकि क्लॉथ तो उसने खुद बनाया नहीं है। करेक्ट, ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गई थी। उसने वैल्यू ऐड किया है बट उसने क्लॉथ को ओरिजिनली मैन्युफैक्चर नहीं किया है। जब उसने क्लॉथ मैन्युफैक्चर नहीं किया तो वो केवल सर्विस दे रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बुक से पढ़ा रही हूँ बट मैंने बुक नहीं बनाई है, तो इन अ वे मेरा काम इंटेंजिबल है, दिख नहीं रहा है, लेकिन टेलर का काम बना बनाया कपड़ा दिखता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो फैक्ट्री में उसने बनाया, नहीं, उसने उस कपड़े को चेंज किया है, उसके रूप को। इट इज अ काइंड ऑफ टर्शरी। 25 not every good that is produced and sold needs to be counted. B. It makes sense only to include final goods. Correct.
अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि कोई भी चीज और कोई भी सर्विस जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और सोल्ड कर रहे हैं उसे हम काउंट नहीं कर सकते। सेंस तभी बनेगा जब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस ऐड किया जाता है। गिव एन एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट गुड। wheat flour। व्हीट फ्लावर, ठीक है, क्योंकि मैम बास्केट लेकिन पूरी बनी। wheat flour डायरेक्टली भी बिकता है। अरे तो इंटरमीडिएट क्या हो सकता है, और कुछ हो सकता है इंटरमीडिएट? व्हीट फ्लावर No, ऐसे भी, ma'am. व्हीट फ्लावर ऐसे भी बिकता है, बट व्हीट फ्लावर उस तरह से भी तो इंटरमीडिएट की तरह भी तो यूज होता है ना। Yes, ma'am। क्वेश्चन ये कौन हो सकता है? इट हैज बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्ट्रीज ऑफ मेनी नाउ डेवलप। बताओ क्या है आंसर 27? Primary. सब लोग एग्री कर रहे हैं? चलते हैं जल्दी जल्दी आगे। ठीक है, मैं प्राइमरी टिक में पढ़ नहीं रही हूँ। 28, कोई डाउट है किसी को? No। एज द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज, बताओ कौन सा सेक्टर है जो मोस्ट ऑफ द गुड्स वर Natural products। natural products? 29, why did the secondary sector later became the most important sector? Both A and B। Both A and B. People began to use many more goods and employment increased over. 30, in developed countries कौन सा sector सबसे ज्यादा important हो गया? Service। सर्विस, ये partially correct है, ठीक है, लेकिन सर्विस इन ऑल सर्विस। 31, डेवलप्ड कंट्रीज में सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा आगे निकल गया। 31, Tertiary sector। in the data given of GDP, which one is the most productive year is 1974? पता नहीं। पता नहीं कौन से डेटा की बात कर रहे हैं। हाँ उसमें होगा एनसीईआरटी में चेक कर। ठीक है, एक बार चेक कर लें। 32, प्राइमरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड, अभी बता। in the data given of GDP, which was the one most productive year? कर लेना आंसर। सेकेंडरी सेक्टर क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर। which sector has grown most over 40 years? Tertiary. Tertiary। Tertiary. which of these can be considered as basic service? Police station. Station. अच्छा, बेसिक सर्विस, पुलिस स्टेशन। ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, More. मोर। जितना डेवलप, क्योंकि सपोर्टिंग है ना वो, अरे समझ पा रहे हो? Yes, ma'am. टर्शरी सपोर्टिंग, जितना दोनों बढ़ेंगे उतना ही सर्विस को भी बढ़ना पड़ेगा। 38, आंसर बताओ। C. हॉस्पिटल। D. More income level rise, certain section of people start demanding many more services like Tourism. tourism. जितना इनकम बढ़ता है लोग उतना घूमने फिरने में खर्चा करते हैं ना। इनकम बढ़ने से कोई हॉस्पिटल को डिमांड करने लगेगा, या डिफेंस क्यों मांगने लगेगा, या खाना ज्यादा क्यों मांगने मैम लगेगा? गलती से अगले क्वेश्चन का बता दिया। 39, ओवर द पास्ट डिकेड, बताओ आंसर। कौन सी सर्विसेज है जो important? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बहुत ज्यादा, सबको पता है कि पिछले 10 सालों में आईसीटी ने जितना प्रोग्रेस किया है और उसकी वजह से आईटी वालों को जितना भर भर के झोला भर भर के कंपनीज ले रही हैं, वो इसी की देन है। 40, अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन, किधर हिडन है? डिस्गाइज डिस्गाइज में अनएम्प्लॉयमेंट। हिडन होता है, अभी एग्जांपल देखा था। 41, टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय सेंट्रल। प्रोविंशियल गवर्नमेंट है क्या इंडिया में? जब है ही नहीं तो कैसे ऑल ऑफ देव लगा दोगे? 41, सेंट्रल। 42, the motive of public sector is social welfare. प्रॉफिट मेकिंग किसका है फीचर? प्राइवेट का। हाउ Private. डू बिग प्राइवेट कंपनीज कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन? C. हाँ, प्राइवेट का तो वैसे यही काम D. है और तो कुछ इतना। 43 का वैसे उन्होंने सी दिया होगा। बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी इन द कंट्री इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, ये ज्यादा सही है। प्रॉफिट ये लिखा है ना कि कंट्री के डेवलपमेंट में कैसे शुरू करेंगे, तो कंट्री का डेवलपमेंट तब हो पाएगा जब प्राइवेट सेक्टर में प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है बात की नहीं? बी भी सही है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि प्राइवेट कंपनी क्या करती है। प्रॉफिट तो करती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी कंट्री को कैसे डेवलप करेंगी, क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी बढ़ा देते हैं कंट्री। अरे गवर्नमेंट और प्राइवेट में ज्यादा कौन प्रोडक्टिव है? अनलेस और अनटिल एनसीईआरटी में लाइन दी हुई होगी सी करेक्ट। सही है। मैम मैंने ए टिक किया है। मैम मैंने तो C बोला था।
अच्छा ठीक है, फिर से बोला तो कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट जो कंपनीज होती है उनका काम होता है प्रॉफिट इंक्रीज करना, बात एकदम सही है, लेकिन वो कंट्री को प्रॉफिट इंक्रीज करके डेवलप नहीं कर सकती ना, क्योंकि प्रॉफिट तो किसी पर्सन की जेब में भी जा सकता है। मान लो सारा अंबानी की जेब में चला गया तो कंट्री कैसे डेवलप होगी। प्राइवेट सेक्टर का जो अच्छा फीचर है जिसके लिए प्राइवेट सेक्टर को माना जाता है, वो ये नहीं कि वो ज्यादा पैसा कमाते हैं, क्योंकि ज्यादा पैसा कमा के वो फिर डिस्क्रिमिनेशन भी तो क्रिएट हो जाता है ना, इनइक्वालिटी। बहुत सारे लोग अमीर हो जाते हैं, बहुत सारे गरीब हो जाते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का जो एक अकेला जो आर्ग्यूमेंट है जो उनके फेवर में दिया जाता है, वो ये दिया जाता है कि प्राइवेट सेक्टर में परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव होता है। आप ज्यादा काम करोगे तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर इन जनरल किसी भी कंट्री में प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो सी इज करेक्ट। 44 ए। एनएसएसओ, NSSO ठीक है। ये आईएलओ ये पूरे विश्व की संस्था है जो पूरे लेबर का डेटा लेके चलती है वर्ल्ड लेवल पे। इसका कोई काम नहीं होगा अभी 10th में। मनरेगा बताइए तुम्हें क्या है, सेंसस ऑफ इंडिया से कुछ नहीं होता है। 45 रूरल एंड अर्बन एरिया। ठीक है, मैं देख नहीं रही हूँ, बाकी लोग भाई चैलेंज करते चलो बात करते। मैम 46 इसमें जरूरी क्यों है रूरल एंड अर्बन एरिया? मैम इसमें उन्होंने इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट भी तो हो सकता है। डी। फॉर होना चाहिए ना। अच्छा, प्रोडक्शन एंड सपोर्ट टू एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर इज नेसेसरी फॉर बोथ। नहीं नहीं बेटा, हम क्योंकि एक ऐसी लाइन दी हुई है बुक में कि मैम जो बुक में एक्सप्लेन किया था मैम, उसमें ये भी मतलब दोनों को अलग अलग से एक्सप्लेन किया था, जहाँ तक मुझे याद है कि रूरल में इसलिए जरूरत है और अर्बन में इसलिए जरूरत है, ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स है, मुझे डी ऐसे होगा याद था 45 इसलिए का मैंने रूरल आंसर। किया था। 45 का आंसर डी होगा। पूरा सेंटेंस पढ़ो। हम एक बार एक्सप्लेन कर दो। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को सपोर्ट देंगे और उनको प्रोटेक्शन देंगे तो उससे क्या होगा? इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो इतना इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या डाउट है? उसमें लिखा है प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रोटेक्शन और सपोर्ट दे देंगे तो ये किस चीज के लिए जरूरी है? उनके इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। अर्बन और लोअर एरियाज ये तो थोड़ी ना, ये तो तुमने अपने मन से बना लिया कि अर्बन और रूरल एरिया में हमें दोनों में प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट देना चाहिए। वो तो एक नॉर्मल जनरल लाइन हो गई। मैम आई गेस जो प्रत्युष कहना चाह रहा है वो ये है कि उस पैराग्राफ के जस्ट ऊपर वो ये बात कर रहे हैं कि हाँ मैं समझ गई, बट इट इज अ जनरल लाइन ना, वही बात बोल रही हूँ। रूरल एंड अर्बन एरियाज को हमें प्रोटेक्शन और सपोर्ट देना चाहिए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए बात एकदम सही है, लेकिन हम अगर क्वेश्चन ये नहीं फॉर है। की जगह इन होता तब ए होता ना। हाँ इन होना चाहिए, फॉर लगा हुआ इसीलिए डी होगा कि क्या करेंगे, किस लिए यूज होगा ये प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। तो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए ही होगा, जनरल इंग्लिश है। अगर बोलेगा कि प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर इज रिक्वायर्ड इन, तो क्या हो जाएगा? रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज दोनों एरियाज में जरूरत है। 46 पब्लिक। चलो सबका पब्लिक, बाकी कोई जनता देख नहीं रही है, तुम लोग अब नहीं समझ पाओगे तो अपना जानना। 47 रेलवे किसका एग्जांपल है? पब्लिक। 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 पोस्ट ऑफिस भी पब्लिक। पब्लिक 48 मैम वैसे तो ये Mixed. प्राइवेट है, पर मैम अगर रिलायंस ना आता, सिर्फ टिस्को आता, तो पब्लिक में नहीं, सॉरी इसको रिलायंस दोनों ही प्राइवेट। मैम मैं हम कुछ और टिस्को तो पूछना मिक्स है ना शायद, क्या टिस्को तो शायद मिक्स्ड है ना। कंपनी? मैम मैं वैसे कुछ और पूछना चाहती हूँ, गलती से इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गई थी। मैं ये पूछना चाहती कि इंडियन एयरलाइंस जो है वो मेरे ख्याल से टाटा ने खरीद ली है, तो अगर इंडियन एयरलाइंस आता तो प्राइवेट में काउंट हो गया पब्लिक? इंडियन एयरलाइंस तो प्राइवेट में काउंट होगा ना, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ तो अभी भी टाटा ग्रुप प्राइवेट ही, ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा कि ये मिक्स्ड हो गया है। टिस्को 1907 में बनी थी, अंग्रेजों के जमाने की चीज है ये, ठीक है, कंपनी के रूप में ही बनी थी और कंपनी है। अगर कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी होगी तो जनरली उसका नाम तुमने सुना होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है 2 4 5 कंपनी। रेलवे को प्राइवेटाइज करने की बात चल रही है, बट अभी तक वो पब्लिक सेक्टर में ही आता है। रेलवे में जो सबसे बड़ी कंपनी आईआरसीटीसी, वो इंडियन रेलवे की एक कंपनी है जो चलाती है आईआरसीटीसी वाला काम। वो चाह रहे हैं कि रेलवे का कुछ पार्ट आईआरसीटीसी को दे दिया, पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता रही हूँ कि आईआरसीटीसी का कंपनी, इंडियन रेलवे का डिपार्टमेंट, इंडियन रेलवे ने आईआरसीटीसी में सारा काम करवाते हैं। बट जनरल अगर हम बात करें इंडियन रेलवे की, तो इंडियन रेलवे खुद पब्लिक है।
इसीलिए उन्होंने अगर IRCTC पूछते तो वो प्राइवेट होती, वो कंपनी है। लेकिन अब बात चल रही है कि IRCTC तो ऑलरेडी काफी सारी चीजें देखती है, खाना पीने से लेकर के बहुत सारी चीजें IRCTC ऑलरेडी मेंटेन कर रही है, तो वो ये चाह रहे हैं कि बाकी सारी चीजें भी IRCTC को दे दी जाए, सो दैट रेलवे प्राइवेटाइज हो। समझ गए? A49 टर्शरी प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड मोस्ट, ये देख लेना तुम लोग यार, मैं सोचते अभी बता रहे हो टर्शरी तो मैं मान लेती हूँ। इकोनॉमी इज क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट, किसके बेसिस पर? ओनरशिप ऑफ ओनरशिप के बेसिस एंटरप्राइजेस पर। 51 परसेंटेज शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज हाईएस्ट इन टर्शरी प्राइमरी परसेंटेज शेयर, तो यार प्राइमरी में ही हाईएस्ट होगा ना। 51% लोग अभी तक लगे हुए हैं वहां पर, डिस्गाइज होने के बाद में भी सबसे ज्यादा आप Yes, करोगे, ma'am. बेसिक ऐसे ही करोगे, अच्छा पढ़ के और बेसिक क्वेश्चन जाकर के वहां गलत करोगे। कि सबसे ज्यादा कौन देता है एम्प्लॉयमेंट? प्राइमरी प्राइमरी 51%। हु कैरीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, भले ही उसमें आधा डिस्गाइज हो, लेकिन ऑन स्टैट्स प्राइमरी ज्यादा देता है। हु कैरीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सब लोग तो कर रहे हैं, है ना, सभी तो कर रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी इंसान भी करेगा, कंपनी भी करेगी, गवर्नमेंट भी कर ही रही है इकोनॉमिक एक्टिविटी। कुछ चीजें तो गवर्नमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब वैसे तो प्रॉफिट जनरेशन एक्टिविटीज होता है, बट इन जनरल कंट्री में जितनी एक्टिविटीज होती हैं उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्लासिफाई करें तो गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है। फॉर एग्जांपल डिफेंस कर रही है, रेलवे कर रही है, समझ रहे हो? ऑल्दो रेलवे लॉस में जा रहा है, लेकिन ये नहीं पूछा है प्रॉफिट का या लॉस का। कौन कौन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है? सभी कर रहे हैं ना। यस मैम Yes, ma'am. 53 in which sector activities are not guided by profit motive, बताइए इसको। Public sector. 54 55 54 है ना क्लियर सबको? 10 बार बता दिया आपने। Yes, ma'am. 55 information and technology is a part of Tertiary. Tertiary. 57 Primary. तो भाई इजी क्वेश्चन। मैम आप एक बार 57 का आंसर पीछे से कंफर्म कर सकते हो क्या प्लीज? जब मैं 57 the goods produced by exploiting natural resources, पीछे शायद गलत था। exploiting goods produced by exploiting natural resources। मैम ये पीछे भी ऐसे ही क्वेश्चन है, मैम बता दीजिए। नहीं ये नहीं, तो जब तक हम primary ये नहीं देख सकते कि ये नहीं लिखा होता है कि वैल्यू हम एडिशन 14th वाला भी सेम है। 57 का सी होगा। वैसे क्वेश्चन बहुत फालतू, कटो गुड हम प्रोड्यूस बाय 14th में भी सेम क्वेश्चन है, प्राइमरी आंसर प्राइमरी होगा, चेंज हाँ, किया। आंसर इसका प्राइमरी होगा। बहुत फालतू क्वेश्चन। एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स को डायरेक्टली यूज करते प्राइमरी होता है। 58 टर्शरी टर्शरी Tertiary. टर्शरी ये गलत है, इसका आंसर पीछे गलत दिया हुआ है। 57 का गलत दिया है ना, यस मैम तो सही कर लो। 57 का बी दिया। 59 टर्शरी सेक्टर इज लार्जर इन डेवलप्ड कंट्री। Develop. डेवलप्ड कंट्रीज लार्जर तो फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपिंग में है, सबसे ज्यादा तेजी से डेवलपमेंट में बढ़ रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट ऑलरेडी बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा तो समझ रहे हो दोनों में फर्क। स्पीड से कहाँ बढ़ रहा है डेवलपिंग, लेकिन है कहाँ ज्यादा। ठीक है। 60 डेवलपमेंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ 61 Tertiary. if some people are removed from agriculture activities without affecting its production, तो क्या हो जाएगा? The sector is Underemployed. underemployed कैसे हो जाएगा? overemployment Overemployed. overemployed नहीं हुआ, Yes, ma'am. overemployed हुआ, क्योंकि उनको हटाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब एम्प्लॉयमेंट ओवर है, जितना जरूरत है उससे ज्यादा एम्प्लॉय कर दिया था, एक तरह से डिस्गाइज पूछा है। 6 तो अगर डिस्गाइज की डेफिनेशन ढंग से नहीं पता होगी, नाम जानने से कुछ नहीं होगा, काम जानना पड़ेगा किस चीज का क्या मतलब है, तभी क्वेश्चन वहां निकलेगा। इफ द वर्कर्स वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल, क्या बोलेंगे? अंडर एम्प्लॉयड।
अंडर एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड मतलब काम ही नहीं। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है तुमको काम कर सकते हो 10,000 का, कर रहे हो 1,000 का, तो तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट से 9,000 कम कर रहे हो, तो तुम अंडर प्रोडक्टिव हो, अंडर एम्प्लॉयड हो। द वर्कर इज एन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सिक्योरिटी। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मेन फंडा ये है कि टाइम पे सैलरी आता है, निकाल नहीं सकते हैं बिना मैम नोटिस। आपकी बुक में सिर्फ इसका डी ऑप्शन नहीं दिया है, नन ऑफ द अबव इसमें। कहाँ पर? मैम इसी क्वेश्चन में डी ऑप्शन नहीं लिखा है आपके में, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। हाँ कोई भी हो, लेकिन हमें अब ठीक है, ओके, नन ऑफ द अबव है लास्ट ऑप्शन। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग ज्यादा एंजॉय क्या करते हैं? हाई सैलरी तो अनऑर्गेनाइज में मिल सकती है कि नहीं, ये कोई क्राइटेरिया नहीं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पान की दुकान वाला जो कोई आईटीआर नहीं भरता, कितना पैसा कमाता है? लेस वर्किंग आवर्स, ऐसा भी कुछ नहीं है क्योंकि दोनों में कम ज्यादा होगी, वो तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ जॉब पे, क्या काम कौन सा है, ऑर्गेनाइज में करो या अनऑर्गेनाइज। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज में तो वैसे भी फिक्स भी नहीं, लेस भी हो सकते हैं वर्किंग आवर, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ वो एक्चुअल वर्किंग काम करने वाले आवर लेस होंगे, लेकिन ऑन पेपर तो फिक्स ही होते हैं, 10 घंटे की जॉब होती है। तो अब एक ही चीज बची, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। Which of the following is not an example of tertiary sector? फॉरेस्ट्री। Which among the following is a feature of unorganized sector? एम्प्लॉयमेंट इज Employment is एम्प्लॉयमेंट का insecure. कोई सिक्योरिटी नहीं है, तुम्हारा मन आया तुमने काम वाली को कल काम दिलाया, कल से मत आना, आप काम करते हो। इस तरह से जब सिक्योरिटी नहीं है एम्प्लॉयमेंट की, तो वो अपने आप ही अनऑर्गेनाइज हो जाता है, क्योंकि मेन अनऑर्गेनाइज का केवल एक ही डेफिनेशन है कि कोई देखने वाला नहीं है, ना रूल ना रेगुलेशन, सब अपने मन की कर रहे हैं। 66, मेकिंग ऑफ शुगर। 67, रिपेयर पर्सन्स एंड डेली वेज अर्नर्स। which among the following worker are not very productive? Repair person, tertiary sector में डेली वेज अर्नर बहुत प्रोडक्टिव नहीं है। हेल्थ सेंटर हॉस्पिटल में जो काम कर रहे हैं वो प्रोडक्टिव है, डिफेंस वाले प्रोडक्टिव है, ट्रेड B. प्रोफेशनल। ओके, बी ही बचा फिर, जो कि दूसरों के। ये बुक में दिया हुआ भी है। हाँ, प्रोडक्टिविटी का मतलब बेटा यहाँ मनी से प्ले, प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी मतलब पैसा। द मोर यू आर कंट्रीब्यूटिंग ओवरऑल वेल्थ को बढ़ाने में कितना कंट्रीब्यूट कर, तो डेली वेज अर्नर उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। Place of work which follow rules and regulation are termed as ऑर्गेनाइज सेक्टर। Organized. 69. All economic activities directly involve conversion of natural resources. Secondary. सेकेंडरी। Conversion कर देगा natural resource का, तो secondary हो गया। 70. Sector the productive unit owned, maintained, managed by government. पब्लिक सेक्टर। Public sector सबको पता है। Public. Last, जीडीपी। जीडीपी। total of production of all goods and services in three sectors उसको बोलेंगे GDP। ठीक है, मैम क्योंकि इसमें विद इन द कंट्री नहीं मेंशन है, तो जीएनपी हो सकता है। कैसे हो जाएगा जीएनपी? जीएनपी तो मैं खुद बताएंगे। जीएनपी जीडीपी से एक्चुअली ज्यादा होता है, जीडीपी 30 आएगी, जीएनपी ज्यादा है। सम टोटल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन द थ्री सेक्टर्स, तीन सेक्टर को कंबाइन कर दिया तो जीडीपी है। 71 का आंसर डी, जीडीपी होगा। जब तक वो खुद नहीं पूछ रहे हैं, तुम्हारे सिलेबस में जीएनपी नहीं, जब तक खुद नहीं पूछेगा कि फॉरेन अर्निंग्स या जितने सिटीजन ऑफ इंडिया अगर टर्म कहीं देख लो, वो दिमाग की मिट्टी बच जानी चाहिए, समझ लो। क्योंकि सिटीजन ऑफ इंडिया का मतलब है जो कंट्री के बाहर भी लोग रहते हैं, उनका पैसा भी काउंट होगा। तो अगर ये बोले कि सम टोटल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय सिटीजन ऑफ इंडिया, तो क्या हो जाएगा? जीएनपी। समझ गए? मैम मुझे और एक और चीज पूछनी थी, फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट्री का मतलब पेड़ लगाना, डिफॉरेस्टेशन। पेड़ लगाना। फॉरेस्ट्री में और कुछ नहीं, केवल पेड़ लगाते रहते हैं, इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन नहीं है, एनवायरमेंटल कॉस्ट। क्या करेंगे फॉरेस्ट्री वाले? पेड़ कटिंग भी कर सकते हैं, पेड़ काट के भी रख सकते हैं कहीं पर, बट फिर अगेन वो पेड़ काट के रखना ही होगा, क्योंकि जब तक वो बनने के लिए फैक्ट्री नहीं जाएगा तब तक पेड़ लगाना, पेड़ काटना नहीं होगा। समझ गए? यस मैम। तो अब ये वाले जो एक्सरसाइज है ये तुम लोग खुद कर लेना, और अब ये नहीं होंगी, चलो सर्च भी कर लेते हैं। अगली क्लास में क्या करने वाले हैं? ज्योग्राफी करने वाले हैं। ज्योग्राफी हम पढ़ चुके हैं, हम ज्योग्राफी हो चुका हमारा। Yes, ma'am. अब क्या बचा? इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 एंड सिविक्स। तो नेक्स्ट क्लास में इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 1 करेंगे, 1 to 60 करके आना है। 1 to 60 में तुम लोग इतना ज्यादा नहीं पढ़ पाते, तो 1 to 30 करेंगे।
1 to 30 के मैं केवल और केवल डाउट, इस बार मैंने पूरी पीडीएफ करा ली है, 1 to 30 करके आना था इससे, उसके केवल डाउट लूंगी और 30 के बाद वाले क्लास में, ठीक है? यस मैम। एंड मैम आप वो इंग्लिश का पेपर शेयर कर देना प्लीज। हाँ ठीक है। अच्छा, वन का आंसर बताओ। असर्शन रीजन, असर्शन दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वीट खरीदती है, राइस खरीदती है फार्मर से फेयर प्राइस। अच्छा, ऐसा वो क्यों करेंगे? क्योंकि पब्लिक सेक्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है कि वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करता है? मैम इसका आंसर बी मैम बी। होना चाहिए ना? हम एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल नहीं है, हम रीजन लेकिन ट्रू तो है, हम तो बी होना चाहिए। इसका आंसर ए होगा। मैम पर क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन थोड़ा गलत, मतलब ये कहना कुछ और ही चाह रहा है। ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एफसीआई के थ्रू फार्मर के पास जाकर के उनसे खरीद रही है वीट और wheat। क्यों? क्योंकि चाहती है फार्मर को अच्छा पैसा मिले, फेयर प्राइस मिले और उससे उनका डेवलपमेंट हो। तो इन जनरल पब्लिक सेक्टर का पर्पस वेलफेयर करने के साथ साथ कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना भी है। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया तब तो इसका आंसर ए सही है, लेकिन ये डेफिनेशन के अगेंस्ट है कि पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द। मैम लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फेयर प्राइस में क्यों खरीदेंगे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज्यादा प्राइस में खरीदेंगे। अरे फेयर प्राइस पे खरीदेगी ना, पागल की गवर्नमेंट एमएसपी जो डिक्लेयर करेगी उसी पर खरीदेगी ना। फेयर प्राइस का मतलब क्या है? जो एक मार्केट में प्राइस डिसाइडेड है उस पर गवर्नमेंट ले रही है फेयर प्राइस पे उनको, ताकि फार्मर का नुकसान ना हो। अगर फार्मर का नुकसान नहीं होगा तो उससे उनका वेल्थ, उनके इंटरनल लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कंट्री में उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेटर रहेगा। आई डोंट नो, सच बताऊं तो ये बहुत अजीब सा क्वेश्चन। मेरे ख्याल से भी this होगा। part is totally true and पब्लिक सेक्टर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में करती है, ये भी ट्रू है। अब तुम बता लो, ए होना चाहिए बी होना चाहिए? हम बी होना चाहिए। मैम मेरे हिसाब से अभी भी बी होना चाहिए। मैम फेयर प्राइस है तो फिर वो तो फार्मर्स के वेलफेयर के लिए फेयर प्राइस पे खरीदेंगे ना। हाँ, लेकिन वैसे तो मैम इस वो हिसाब से तो इकोनॉमिक फिर रीजन भी डेवलपमेंट के लिए गलत है, फेयर प्राइस क्योंकि में क्यों खरीदेंगे? इस हिसाब से तो रीजन भी गलत है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का प्राइम मोटिव तो डेवलपमेंट करना नहीं होता है, वेलफेयर करना होता है। मैम पर यहाँ पे तो वो प्राइम मोटिव के जगह कंट्रीब्यूशन कह रहे हैं ना, वो चाहे चाहे ना चाहे वो कंट्रीब्यूट तो कर ही रहे हैं। यस मैम, हम पैसे तो कमा ही रहे हैं मैम, तो फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो ही गई ना। पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अरे ये लगाओ इसका यार, इतना इतना डिटेल क्वेश्चन वो नहीं ले रहे हैं। अगर पब्लिक सेक्टर तुम ये मान, अगर तुम रीजन मान ले रहे हो तो एक्सप्लेनेशन को, असर्शन को एक्सप्लेन कर ही दे रहा है ना यार, पॉइंट ये नहीं। अगर तुम ये मान ही ले रहे हो कि पब्लिक सेक्टर मैम इकोनॉमिक मेन काम वेलफेयर, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो कर ही रही है। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो कर ही रही है तो फिर इसीलिए तो वो फिर रीजन हो सकता है ना कि वो फार्मर से फेयर प्राइस पर ले रहे हैं, तो एक्सप्लेन तो कर ही देंगे। फिर जब बी को मान ही लिया कि सही है, या तो ये आर्ग्यूमेंट कोई करे कि मैम पब्लिक सेक्टर का मेन पर्पस तो वेलफेयर होता है, ये डेवलपमेंट कब से करने लगते हैं, वो बात तब भी जेन्युइन है। लेकिन अगर कह रहे हैं कि नहीं, पब्लिक सेक्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करती है ऑब्वियसली, क्योंकि वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। अगर आर सही है तो ए के लिए वो सही रीजन हो सकता है। गलत रीजन क्यों है ये बताओ? अगर हम ये प्रूव नहीं कर सकते ये गलत एक्सप्लेनेशन है, तब तो हम लगा ही नहीं सकते बी, अपनी मर्जी को लगाना है। मैम क्योंकि अगर गवर्नमेंट फार्मर से फेयर प्राइस में खरीदेंगी तो फिर वो फार्मर्स की डेवलपमेंट के लिए खरीदेगी या फिर अब कंट्री की इकोनॉमी की एक ही डेवलपमेंट के लिए बात है, खरीदेगी? एक ही बात है। फार्मर से फेयर प्राइस में खरीदेगी तो इन जनरल एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं होगा। मैं तुम्हें पैसा दूं या फिर कंट्री को पैसा दूं, बात तो एक ही है ना। तुम्हारी तो मनी घूम कर कंट्री में घूम रही है इधर उधर। ये कोई वैसे, ये तो कोई लॉजिक नहीं है कि नहीं फार्मर के लिए दे रही है। अगर वो ये बोले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाइज व्हीट एंड राइस फॉर द फार्मर एट अ फेयर प्राइस और लिख देते कि पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, तब तो ये सही हो जाता, ये तब भी हो जाता है इसका आंसर। लेकिन यहाँ पर उन्होंने यही बोल दिया कि पब्लिक सेक्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रही है और इसीलिए वो फेयर प्राइस पे खरीदती है। तो कोई गलत बात नहीं है कि भाई पब्लिक सेक्टर का भी काम है कि अगर कोई सेक्टर डूब रहा है, जो उनको पता है कि एग्रीकल्चर डूब रहा है, और उसको बचाने के लिए अगर वो फार्मर का जो सामान है वो फेयर प्राइस पे खरीद रहा है, उसमें गलत क्या है?
ए करो ए। दूसरा assertion and reason. Unorganized sector offers jobs that are most sought after. अच्छा D. A is false but R is true. ये तो false है। हम तो automatically sought D हो after गया। का मतलब होता है desirable। तो ये बताओ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा काम मन होता है क्या किसी काम वाली बाई? तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसी कोई जॉब नहीं है जो बहुत डिजायरेबल हो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, तो ए तो गलत ही है। और अगर एक गलत है तो फिर तो एक ही बचा, क्या बचा? डी। इसका आंसर डी है। एग्रीड? थर्ड, Yes. द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स। बताओ सही है? Yes, ma'am. अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। यस फिर रीजन? मैम इसका आंसर सी होगा। यस मैम, Reason रीजन false. The फॉल्स। value of final goods and services produced in each sector during a particular provides the total production of sector for next 2 years. ये क्या बात हुई? जब एक साल का जोड़ रहे हैं तो नेट प्रोडक्शन एक ही साल के लिए मिलेगा ना। 2 साल का जोड़ते हैं 2 साल के लिए मिल जाता। एक साल का जोड़ रहे हैं इस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, तो मिलेगा कितने साल का? 2 साल का मिल जाएगा? नहीं, जब हर एक सेक्टर की फाइनल गुड्स को जोड़ रहे हैं एक साल में कितनी पैदा हुई, तो टोटल प्रोडक्शन एक ही साल का मिलेगा ना। तो आर गलत, तो इसका आंसर सी। ठीक है। 4, मेहमत मतलब बहुत बड़ा जटिल। मैम सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है तो डी होगा। ए मैम, D। फॉल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है इसलिए डी होगा। ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है। जीडीपी स्टेट की जीडीपी भी आई थिंक सेंट्रली ये कौन करते हैं, लेकिन ऑल ओवर कंट्री का जीडीपी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो फोर्थ भी डी होगा। फिर अब कौन बचा? फिफ्थ। ऑल्सो आंसर में डी पता है लेकिन फिर भी कर। Since 1890s, it is common to see a large number of workers losing their job. दिख रहा है क्या? फॉल्स मैम, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से वर्कर्स अपने जॉब से लूज करते हैं। करेक्ट। ये ऑर्गेनाइज organize सेक्टर से में तो कर नहीं फिक्स्ड सकते। टर्म होता है एम्प्लॉयमेंट का, उसमें जो लूज नहीं होता। मैम ये सही होना चाहिए ये, नहीं सॉरी सही है। मैम, अगर 1890s के जगह 1990s होता तो सही होता। 1990s क्यों? ज्यादातर हम लोग अनऑर्गेनाइज ये सेक्टर से लाइन होगा दी ना। हुई है मैम, ये लाइन दी हुई है कि since the 1990s it is also common to see a large number of workers losing their jobs in the organized sector। ये बट बुक की क्यों? लाइन बट है। सो मेनी पीपल आर गेटिंग जॉब्स एंड सर्विसेज आल्सो। ये पता नहीं है पर इन्होंने लिख रखा है बुक में, एंड क्या उन्होंने लिख इस रखा है? तो सेंस यहाँ पर एक घंटी बना लो और इसको उन्होंने बजा लो। इस सेंस में लिख रखा है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर्स टैक्स एवेजन एंड अलग अलग लॉज ब्रेक करके अनऑर्गेनाइज के टर्म में आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, समझ गया। ओके। उस सेंस में लिखा वो है। ये नहीं, वो बेटा कन्वर्जन की वजह से है। ये लाइन को कोई मतलब नहीं है। 1980s के बाद में लार्ज नंबर के लोगों ने ऑर्गेनाइज सेक्टर में अपनी जॉब नहीं छोड़ी है, पर कन्वर्जन हो गया है। क्योंकि बहुत सारे जो क्योंकि एट द सेम टाइम 1990s के बाद से जब से वर्ल्ड वाइड वेब नेट आया है तब से आईटी सर्विस बहुत ज्यादा हो गई, और उस वजह से बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको जॉब मिली भी है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया का ऐसे ही कम नहीं हो गया है। पहले 43% था, वो बहुत कम होकर के नियरली हाफ हो गया। इसलिए हो गया क्योंकि हमें जॉब मिली है। लेकिन वो पॉइंट ये है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर उस टाइम पे 1990s के टाइम पे हम देख रहे थे कि बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइज से अनऑर्गेनाइज की तरफ जा रहे थे। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। गवर्नमेंट टैक्स वगैरह की होती थी, और इस चीजों को से बचने के लिए बहुत सारे लोग अनऑर्गेनाइज में शिफ्ट हो जाते हैं। उसको स्ट्रक्चरल शिफ्ट बोलते हैं, नहीं इतना डिटेल वाली बात। खैर, इस बात का मतलब इस सेंस में है। इसीलिए ये जो लास्ट वाला लाइन इसको याद रखिए। अगर ऐसी कोई लाइन तुम्हें दिख जाए, ऐसा बड़ा बड़ा एग्जाम लेके बैठे कि 1890s के बाद से बहुत सारे लोगों ने ऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब छोड़ दी, नए सेक्टर में दी, वैसे क्वेश्चन पूछे। हाँ अभी ठीक है। तो अब सिंस यहाँ पर ईयर भी गलत है, तो अब ईयर की वजह से इसको गलत माना जाएगा। नॉर्मली इस स्टेटमेंट को मैं सही बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आंसर तो फिफ्थ का ए तो गलत है क्योंकि यहाँ 1990s होना चाहिए। तो फिर डी बचा, तो डी करेक्ट आंसर है। ठीक है। यस मैम। सो अभी इसी के साथ